अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शकील खान। जैसा कि मैं इससे पहले एक प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं कि नासिर अली खान जिसमें मेरे साथ मौजूद थे, इमिग्रेशन के हवाले से हमने बात की थी। मसला ये है कि पाकिस्तान में जो हालात बने इस वक्त हर कोई चाहता है कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएं। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दूसरे ममालिक का भी यही हाल है। लेकिन हम अपने मुल्क की बात करें तो इस वक्त हर कोई बाहर जाना चाहता है, लेकिन जो अच्छा रास्ता है, जो ठीक रास्ता है, जो प्यारा रास्ता है, जो सेफ रास्ता है, वो हमें नहीं मिलता। वो हमें तब मिलता है जब ठोकर लग जाती है, जब वक्त बर्बाद हो जाता है, जब पैसा बर्बाद हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास जाएं जहां से हमें सही रास्ता मिले और हम बाहर जाएं। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने फॉरेन से क्वालिफाइड है और इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ ना इमिग्रेशन के, बाकी फैमिली मैटर्स हो, कोई और मैटर हो, किसी भी हवाले से आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वकील नासिर अली खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी शकील साहब। नासिर भाई, मसला ये है कि हर कोई बाहर तो जाना चाहता है। स्पेशली आज हम बात अगर कर ले स्टूडेंट वीज़े पे, तो हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कितने पैसे उनके पास होने चाहिए, और वहाँ पे जाके अगर वो जॉब करते हैं तो क्या उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और एक और चीज़ इसमें मेंशन करता जाऊँ कि वालिदैन को अपने बच्चों को कब भिजवाना चाहिए। शकील खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा अप्रिशिएट करूँगा और काबिल सताइश है आपकी ये काविश के। देखिए, बुनियादी मकसद जो है इस प्रोग्राम के इनेकाद का, वो किसी किस्म की कोई ज़ाती तशहीर या कोई ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट उठाना नहीं है, बल्कि बेसिक पर्पज़ इसका ये है कि लोगों तक, देखिए कहते हैं कि ये इल्म जो है ये भी एक आपके पास अमानत की मानद है, और ये आपने इसको लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर आपने इसको यूटिलाइज़ करना है, इस्तेमाल करना है। और हमारा बुनियादी मकसद ये था कि भाई इस प्रोग्राम के तहत लोगों को रहनुमाई मिल सके, क्योंकि जब लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है या रहनुमाई नहीं है तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि वो लोग बाद में जाके मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो नहायत काबिल सताइश प्रोग्राम। अब आते हैं अपने आज के जो आपने क्वेश्चन किया उसकी जानिब। तो क्वेश्चन आपने नहायत इम्पोर्टेंट और बेसिकली ये क्वेश्चन है यंगस्टर्स की रिलेटेड, क्योंकि एज की वैसे जो आपकी एजुकेशन की उम्र है उसका कोई लिमिट तो है नहीं। अगर उसको इस्लामिकली भी देखें और वर्ल्ड वाइड भी देखें तो इल्म हासिल करने की कोई उसकी एज नहीं है। लेकिन चूंकि हम एक बेसिकली एक ख़ास पर्सपेक्टिव में, इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, तो इसके लिए हमें जो है ना ये यंगस्टर्स, इसके लिए मुतलका हमारा जो सेक्शन है या जो सेगमेंट है वो यंगस्टर्स हैं। और जब भी पाकिस्तान से या दुनिया से कोई भी स्टूडेंट जो ये चाह रहा होता है कि मैं बैरून मुल्क पढ़ने जाना चाहता हूँ, तो हम उसको काउंट करने लगते हैं और रेफर करने लगते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि ये अब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो प्रपोज कर रहा है कि मैंने बैरून मुल्क जाना है और पढ़ना है। हमारे इलाके में भी लकीली जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा है। लोग पढ़े लिखे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जो हैं हमारे मेल फीमेल में ये ख्वाहिशात हैं लोगों की कि हम बैरून मुल्क जाएँ और आला तालीम हासिल करें और अपने मुल्क आकर या वहीं पे सेटल होकर एक अपना भी फ्यूचर बेहतर कर सकें और अपने मुल्क का नाम भी बेहतर कर सकें। इसमें हमने देखे हमारी बुनियाद जो पाकिस्तान की, हमारे जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने भी अपनी जो बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद जो आला तालीम थी उसके लिए वो फ़ौरन चले गए थे, इंग्लिस्तान चले गए थे और बहुत अच्छे स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में और लॉ स्कूल्स में उन्होंने तालीम हासिल की। तो ये हमारी बुनियाद भी इस तरह की है कि जो हमारे रहनुमा थे और हमारे जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जो कायद थे, उनकी भी बुनियादी तौर पे तालीम जिसने मेन रोल अदा किया हमारे मुल्क के बनने में और इसके एस्टेब्लिश होने में, वो फॉरेन क्वालिफिकेशन भी थी। तो जो लड़के और लड़कियां पाकिस्तान से बैरून जाना चाहते हैं उनकी हम लीगली रहनुमाई देने की आज, और मैक्सिमम उनको ये रियलाइज़ करवाने की कि भाई आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो इनकी बेसिकली मैं इसको दो पार्ट्स में तकसीम करता हूँ। एक पार्ट होता है आपका पर्सनल जो आपके और यूनिवर्सिटी के दरमियान होता है, और एक पार्ट होता है उसका इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन हमेशा इसका दूसरा पार्ट होता है। जो पहला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने बैरून मुल्क किसी भी इदारे के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है। अब रिक्वायरमेंट में सबसे बुनियादी तौर पर जिसके ऊपर इदारे भी स्ट्रिक्ट है, और यूकेवीआई जो बाहर की अथॉरिटीज़ हैं, बेसिकली यूकेवीआई तो यूके की रिलेटेड है, बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, उसकी जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, कि आप स्टूडेंट की सबसे पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करें कि आया वो इस काबिल है कि वो इंग्लिश जुबान। उसकी वजह यह है कि चूंकि ये तालीम हासिल करने के लिए जब बैरून मुल्क एक स्टूडेंट जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी लैंग्वेज ठीक हो, और वो इंग्लिश लैंग्वेज को, जो कि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है,
उसको वो समझता हो। अब ये पहले पार्ट के अंदर आपने सबसे पहले अपनी जो ज़बान की रिक्वायरमेंट है, जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, उसको अच्छा, आपने ये improve किस करना है। लेवल तक होना चाहिए इंग्लिश? इसमें शकील खान साहब जो इंग्लिश लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया जाता है मुख्तलिफ बैंड्स में, जैसे हर चीज़ का एक स्कोर होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, ABC 1 2 3। जो इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी उसको तकसीम किया जाता है बैंड सिस्टम में। और ये जो ब्रिटिश काउंसिल है इसने बहुत खूबसूरत और एक मजबूत निज़ाम इसके लिए बनाया हुआ है। जैसे आप किसी भी मुख्तलिफ वीज़ास के ऊपर जाते हैं तो मुख्तलिफ उनकी कैटेगरीज हैं, जनरल, एकेडमिक और इंडिपेंडेंस के लिए। इसके अलावा आप जो लाइफ इन द यूके है उसके लिए। तो आपने जो हमारी आज का टॉपिक है उसके मुताबिक तो जो हमारा एकेडमिक जो आइल्स है उसके अंदर आपको मिनिमम 6 बैंड का आइल्स चाहिए आपको एक अच्छे इदारे में एडमिशन लेने के लिए। ठीक हो। तो ये आपका जवाब हुआ जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक था कि भाई हम इसको 2 पार्ट्स में तकसीम करते हैं, तो स्टूडेंट अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक करने के बाद अपने मुतलका एक अच्छा कॉलेज, अपने मुतलका मतलब कि आपका हर बंदे का एक एजुकेशन का बैकग्राउंड होता है। किसी ने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा हुआ होता है, किसी ने बॉटनी, किसी ने zoology, किसी ने इकोनॉमिक्स, किसी ने मैथ। तो अपनी रेलेवेंसी ऑफ जो आपकी स्टडी है उसके अंदर ही आपको एडमिशन बैरून मुल्क मिलता है। जैसे ही आप कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज सर्च करते हैं या कोई स्टूडेंट्स हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर करते हैं तो हम भी उनके लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर उनकी प्रोफाइल के मुताबिक अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये समझता है कि ये स्टूडेंट हमारे मेयार और अपना बैकग्राउंड जो उसकी क्वालिफिकेशन का था उसको मद्देनजर रख के हमारे किसी भी कोर्स के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन या एडमिशन हो सकता है, तो वो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं। वो कंडीशन क्या होती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ कंडीशंस लिखी होती है कि अगर आप हमारे पास एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन देकर और हमारे पास जो अवेलेबल कोर्सेज देकर आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये सर्टेन कंडीशंस हैं जो आपने पूरी करनी है। अगर आप पूरी कर सकते हैं तो ये पेपर है, इनको साइन करके हमें वापस भेजें और इसके साथ जो एक रिक्विजिट फी होती है वो आप पे करें। जब आप ये दोनों मामलात इनमें से इनको एग्री कर जाते हैं और उसकी रिक्विजिट फी दे देते हैं तो उसके बाद आपका एक COS जारी हो जाता है, जिसको बाकायदा हम जो एक एडमिटेड डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंफर्म करता है, जैसे हम केस बोलते हैं आम जबान में। उस केस के ऊपर डिपेंड करके ही आप जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन की और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं बाहर और दिलचस्पी लेना चाह रहे हैं बाहर जाने के लिए, उनकी मुआवनत के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए कि जो पहला पार्ट है ये आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से शुरू होता है और आपके जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसके एडमिशन होने के ऊपर ये ख़त्म होता है। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट जो अक्सर लोग हमें क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमारी आम रोज़मर्रा जो लोग हमें विजिट करते हैं या जो इंटरनेशनल प्रपोज स्टूडेंट्स हैं वो हमें क्वेश्चन करते हैं दफ्तर में आके कि हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो बड़ी मुश्किल है पूरा करना, हमारे पास इतनी बैंक स्टेटमेंट कैसे आएगी या ये कैसे होगा। तो याद रखें ये जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है इसका ताल्लुक दूसरे पार्ट के साथ है। पहले पार्ट के साथ जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपको कभी भी नहीं पूछता कि क्या आपके पास इतनी रकम उठाई है जो हमारे कोर्स के मुताबिक है। उन्होंने आपसे सिर्फ एक रिक्विजिट फी जो रिक्वायर्ड फी होती है इस कोर्स की, जो कि डिपेंड करती है हर कोर्स के ऊपर, वेरी करती है। जो कोर्स छोटे हैं 1 साल के हैं 1.5 साल के उनकी कम फी है, जो कोर्सेज लंबे हैं या हायर एजुकेशन है, मसलन कोई एमफिल वगैरह करने जा रहा है, कोई मास्टर्स प्रोग्राम है, जो कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करने जा रहे हैं या कोई एमफिल या PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए जो फी होती है वो फी स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी का सिर्फ इस चीज़ के साथ कंसर्न होता है कि हमारी ये फी है, हमने आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दिया, आप इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी ये फी स्ट्रक्चर है, इसको आपको हमारे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। अब आ गए दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे आके पहला पार्ट खत्म हुआ कि आपका केस जारी हो गया, आपके नाम का जारी हुआ, उसके ऊपर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स और 2 इंटेक्स होती हैं, या सितंबर की होती है या फिर आप सितंबर के इंटेक में एडमिशन ले सकें तो फिर आप अगले नेक्स्ट ईयर जनवरी में चले जाते हैं। तो उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है कि फलां डेट से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये केस लेटर आपके हाथ में आ गया तो आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अब आप एक एडमिटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप अब दूसरे पार्ट की तरफ मूव करेंगे। आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले आपने इमिग्रेशन से एक अपनी रेलेवेंट फील्ड जो कि आपका स्टूडेंट वीज़ा है और अपने रेलेवेंट टर्म जो आपका रिक्वायर्ड टर्म है, मतलब 1 साल की या 2 साल की जितनी स्टडी है, उसके लिए आप दूसरे पार्ट की तरफ मूव करेंगे और जाके इमिग्रेशन के पास एक वीज़ा की क्लियरेंस करवाने के लिए अपनी एप्लीकेशन पुट अप करेंगे। अब उसमें मुख्तलिफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये बैंक स्टेटमेंट आपकी रिक्वायरमेंट है। याद रखें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी जो स्टूडेंट फी है यूनिवर्सिटी की वो और आपकी जो वहाँ के रहायश के खराजात हैं, इसको डिटेल में नेक्स्ट टाइम डिस्कस किया जा सकता है कि बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर भी पर मंथ बेसिस पे आपको
ایک وہاں کے رہنے کے اکوموڈیشن چارجز شو کرنے پڑتے ہیں. لیکن ابھی ان نٹ شیل اور شارٹلی یہی ہے کہ وہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو 20-25 لاکھ یا 30 لاکھ روپیہ جو بھی آپ کے ریلیونٹ کورس اور آپ کے اکوموڈیشن کے مطابق وہ بنتے ہیں, مثلا 7,000 پاؤنڈز بنتے ہیں یا 8,000 یا 10,000 پاؤنڈز, تو آپ کو PKR میں پاکستانی روپیز یا آپ کا کسی اور کرنسی میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے, وہ آپ کو شو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں وہی کیس لیٹر جو آپ کو کنفرمیشن یونیورسٹی یا کالج نے دی تھی وہ, اور اس کے علاوہ آپ کی پرسنل جو ٹرانسکرپٹس وغیرہ ہوتی ہیں, مثلا میٹرک کی, FSC کی, BSc کی, جس کی بنیاد کے اوپر آپ کا ایڈمیشن ہوا تھا وہ, آپ کا پاسپورٹ, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ, یہ ڈاکومنٹس آپ امیگریشن کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ امیگریشن ود ان 2 or 3 ویکس آپ کا اس کے اوپر اسٹیمپ کر کے انٹری کلیئرنس آپ کے پاسپورٹ پہ تھرو جیریز آپ کو واپس. اس میں ایک بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا, چونکہ میرا یہ پورا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا اور اتنا بریفلی اس کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اپنے نالج میں ہو کہ ہاؤ اٹ ورکس, کہ آپ جا کے کسی کے پاس بیٹھے اور اس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہو کہ میں باہر جانا چاہ رہا ہوں, اور کوئی بھی بندہ آپ کو آگے سے یہ کہا جی دیکھیں باہر جانے کے لیے تو آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کا میں 2 سال کا ویزا لگوا دوں گا, میں آپ سے 40 لاکھ روپیہ جو ہے نا ڈن بیسس پہ. یاد رکھیں اس میں کسی قسم کی ڈن بیس کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. بینگ کنسلٹنٹ اگر میں کام کر رہا ہوں تو میں بھی کاؤنسل فی چارج کرتا ہوں, اور کسی سے بھی کروائے تو کسی ایسے امیگریشن کے لائر سے کروائیں جو آپ سے ایک اپنی امیگریشن پروسیسنگ کی اور ایڈمیشن کی سروسز لے, اور آپ سے جو آپ کی جتنی بھی آپ نے پیمنٹس یونیورسٹی کو کرنی ہے جو آپ کی ویزا فی انوالو ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ دلوائے تاکہ آپ کو پتا ہو. تو یاد رکھیں اس میں ڈن کا اس لیے ایلیمنٹ نہیں ہے کہ نہ ان کے ہاتھ میں ایڈمیشن کروانا ہے اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں جو پارٹ 2 امیگریشن کا اس کی کسی قسم کی, صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں جینوئنلی کرنی ہے. آپ کا ایڈمیشن ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کے پاس آئٹس بالکل جینوئن ہونا چاہیے, آپ کے بینک کے اندر جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کسی طریقے سے مینج نہیں ہونا چاہیے, آپ کے اپنے نام کا ہونا چاہیے. تو یہی ریکوائرمنٹس ہیں, یہ کائنڈ آف پوائنٹ بیس سسٹم ہوتا ہے. یہ پوائنٹس آپ نے پورے کر لیے تو آپ ویزا کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. تو لہٰذا کسی ڈن بیسس یا کسی اسکیم یا کسی ایسے چکر میں آپ نے نہیں آنا. آپ نے اس پروسیجر کے تحت اپنا ایڈمیشن, سب سے پہلے آئٹس, اپنا ایڈمیشن, دین فائلنگ ٹو دی امیگریشن مطلب متعلقہ ایمبیسی, اور اپنا ویزا لیں. بہت شکریہ ناصر علی خان صاحب. ناظرین یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے, اس کو اسکپ مت کیجیے گا, اس کو لائک کیجیے گا, اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اس سے گفتگو کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور اس کا جو پارٹ ہے وہ ہم دوسرا بنانے جا رہے ہیں. تو اگلے نیکسٹ پارٹ میں ہم